बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विदेशी व्यापार प्रोत्साहन के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, कोई भी जो देश है वह अपने यहाँ उत्पादित न हो सकने वाली वस्तुएं दूसरे देश से मंगवाता है तथा अपने देश में अधिक उत्पादन वाली वस्तुओं को दूसरे देश में भेजता है। ऐसा करने के लिए वह अपने यहाँ के व्यापारियों को कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करते हैं ताकि विदेशी व्यापार में वो उतर सकें। आइए देखते हैं। विदेशी व्यापार प्रोन्नति, प्रोत्साहन एवं संगठनात्मक समर्थन। देखिए, भारत सरकार ने भी अपने देश के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कड़ी टक्कर प्रदान कर सके वो इसके लिए कई प्रकार के प्रोन्नति प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए गए हैं। साथ ही साथ उसने कई ऐसे संगठनों की स्थापना की है जो कि उनका इस कार्य में मदद करते हैं। आइए, निर्यात में प्रतिस्पर्धा की योग्यता में वृद्धि, विपणन में सहायता एवं बुनियादी ढांचागत समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कई विदेशी व्यापार प्रोन्नति प्रोत्साहन योजनाओं एवं संगठनों को स्थापित किया है। देखिए, किस लिए? ताकि निर्यात में प्रतिस्पर्धा की योग्यता में वृद्धि हो सके। भारतीय जो कंपनियां हैं, भारतीय जो फर्में हैं, वो अधिक से अधिक निर्यात करें। इसके लिए प्रतिस्पर्धा की योग्यता में वृद्धि हो। विपणन में सहायता प्रदान करने का कार्य वो कर रही हैं। बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी समर्थन प्रदान किया जा रहा है और इस सारे कार्यों के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, साथ ही साथ कई संगठन भी स्थापित किए हैं। विदेशी व्यापार को प्रोन्नति विधियां एवं योजनाएं। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उनमें प्रमुख योजनाएं हैं शुल्क वापसी योजना। देखिए, जब निर्यातक निर्यात के लिए उत्पादन करता है तो उससे उत्पादन शुल्क नहीं वसूला जाता। साथ ही साथ जब वह निर्यात के लिए उत्पादन करता है और बाहर से कोई मशीनरी या संयंत्र मंगवाता है तो उस पर लगने वाला सीमा शुल्क भी माफ कर दिया जाता है। इसे शुल्क वापसी योजना के अंतर्गत लिया जाता है। बॉन्ड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण। जब व्यापारी सिर्फ निर्यात करने के लिए उत्पादन कर रहा है तो उसे एक शपथ पत्र देना होता है और उसमें उससे कोई कर नहीं वसूला जाता। विक्रय कर के भुगतान से छूट। देखिए, कई निर्यातक इकाइयों को बिक्री कर से छूट भी प्रदान की गई है। साथ ही साथ विक्रय करने पर जो आय प्राप्त होती है उस पर भी 100% छूट प्रदान की जाती है। अग्रिम लाइसेंस योजना। इस योजना के अंतर्गत जो निर्यातक इकाइयां हैं उनको अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसके लिए उन्हें अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाने लगा है। नई इकाइयों को भी इसके अंतर्गत अब निर्यात लाइसेंस दिए जाते हैं। पांचवा है निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं योजनाएं। देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो पूंजीगत वस्तुएं होती है उनको भी आप दूसरे देश से मंगा सकें, इसके लिए आपको विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जाती है। निर्यात गृह एवं सुपरस्टार व्यापार गृहों की स्थापना की योजना। देखिए, औसत निर्यात के आधार पर पिछले वर्षों में जो निर्यातक इकाइयां हैं उन्होंने कितना निर्यात किया है उसके औसत के आधार पर उन्हें निर्यात गृह, सुपरस्टार व्यापार गृहों की नाम प्रदान किए गए हैं। उनको इस प्रकार के नाम देकर अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा है। निर्यात सेवाएं। कई प्रकार की निर्यात सेवाएं भी उन्हें प्रदान की जाती है। निर्यात वित्त। देखिए, निर्यातक फर्म को लदान से पूर्व लदान वित्त की आवश्यकता होती है और इसकी उपलब्धता भी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने लगी है। अब निर्यातक इकाइयों को पूर्व लदान वित्त के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, उन्हें आसानी से वित्त प्राप्त हो जाता है। निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र। देखिए, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं ईपीजेड और अब सेज भी
इस प्रकार के कार्य करने लगे हैं। इनका निर्माण किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग निर्यात करने के लिए आगे आएं, आगे बढ़ सकें। निजी कंपनियों द्वारा भी सेज की स्थापना की जाने लगी है। 100% निर्यात परक इकाइयाँ, देखिए कई ऐसी इकाइयाँ हैं जो कि सिर्फ निर्यात करने के लिए ही उत्पादन का कार्य कर रही हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसमें 100% निर्यात परक इकाइयों की स्थापना होती है। अब इन बिंदुओं को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं कि इन बिंदुओं में क्या क्या मुख्य बातें शामिल की गई हैं। आइए देखें। शुल्क वापसी योजना। निर्यात की वस्तुओं पर यदि किसी प्रकार के उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उसे निर्यातक को लौटा दिया जाएगा। देखिए, वापस लौटा दिया जाएगा यदि उस पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क लगा है तो। देखिए, सिर्फ निर्यात के लिए उत्पादन कर रहा है तो उस पर उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा। साथ ही साथ उत्पादन करने के लिए यदि विदेशों से मशीनरी मंगवाई गई है, संयंत्र मंगवाया गया है, कच्चा माल मंगवाया गया है तो उस पर क्या किया था, आयात करते समय सीमा शुल्क दिया गया था। लेकिन चूंकि उसका प्रयोग निर्यात करने के लिए हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण निर्यात के लिए होगा उनका प्रयोग करके, तो ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क भी वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए उसे संबंधित अधिकारियों को निर्यात का प्रमाण देना होगा। लेकिन इसके लिए निर्यातक को संबंधित अधिकारियों को यह बताना होगा कि भाई मेरे द्वारा जो भी निर्माण किया गया है वो निर्यात करने के लिए किया गया है, मैंने जो भी उत्पादन कार्य किया है वो निर्यात करने के लिए किया है। इस प्रकार की वापसी को शुल्क वापसी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो वापसी होती है उसे शुल्क की वापसी कहा जाता है और जब सीमा शुल्क की वापसी होती है तो उसे सीमा शुल्क की वापसी कहते हैं। दूसरा है बॉन्ड योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु विनिर्माण फर्में वस्तुओं का उत्पादन शुल्क अथवा अन्य कोई शुल्क दे नहीं कर सकती। जब वो इस प्रकार के बॉन्ड योजना में शामिल हो जाती है तो उन्हें उत्पादन शुल्क या किसी अन्य प्रकार का शुल्क का उत्पादन कर या किसी अन्य प्रकार का कोई कर नहीं देना होता है। देखिए, पुस्तक के अंदर ये नहीं शब्द नहीं लिखा हुआ है, दे कर सकती हैं, जबकि कोई शुल्क इस योजना में दे नहीं कर सकती, परंतु उन्हें वचन अथवा बॉन्ड देना होता है कि वे वस्तुओं का उत्पादन निर्यात के उद्देश्य से कर रहे हैं। देखिए, उन्हें क्या देना पड़ेगा, शपथ क्या देनी पड़ेगी कि वो वस्तुओं का उत्पादन किस लिए कर रहे हैं, उत्पादन निर्यात के लिए ही कर रहे हैं। वो निर्यात की जाने वाली वस्तु का अपने देश में इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर उसे नहीं बेचेंगे, वे इनका वास्तव में निर्यात करेंगे और वास्तव में उसका निर्यात करेंगे। अगला है विक्रय कर के भुगतान से छूट। निर्यात की वस्तुओं पर विक्रय कर नहीं लगता। निर्यात जो भी वस्तु हम करते हैं उस पर किसी भी प्रकार का बिक्री कर नहीं लगता है। काफ़ी लंबी अवधि तक निर्यात क्रियाओं से अर्जित आय पर आयकर भी नहीं देना होता और जब काफ़ी लंबे समय तक निर्यात का कार्य किया जाता है, निर्यात क्रिया की जाती है तो उस पर अर्जित आय पर किसी भी प्रकार का आयकर भी नहीं देना होता है। यह 100% छूट अब निर्यात मूलक इकाइयों एवं निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को ही मिलती है। ये ईपीजेड और सेज में स्थापित इकाइयों को ही मिलती है, या निर्यात मूलक जो इकाइयां हैं जो 100% निर्यात करती हैं उन्हीं को ये छूट प्राप्त होती है। अगला है अग्रिम लाइसेंस योजना। देखिए, इस योजना के अंतर्गत जो नए निर्यातक हैं जो कभी कभार निर्यातक करते हैं उन्हें यदि कोई विशेष आदेश प्राप्त हो जाता है तो वो अग्रिम लाइसेंस ले सकते हैं, और जो पुराने निर्यातक हैं जो निर्यात करने का लगातार काम करते रहते हैं उन्हें भी इस योजना के द्वारा निर्यातक लाइसेंस प्राप्त होता है, अग्रिम निर्यातक लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। और इस लाइसेंस के अंदर उन्हें
किसी भी प्रकार की जो उत्पादन में काम में आने वाली मशीनरी है, मशीन है या कच्चा माल है, उसको आयात करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना होता। और चाहे वह घरेलू स्तर पे भी कोई सामग्री मंगाता है तो उस पर भी उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता। इस योजना के अंतर्गत निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन, देखिए, लेकिन वह निर्यात के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करे, घरेलू एवं आयातित आगत की बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आपूर्ति की छूट है। इस लाइसेंस योजना के अंतर्गत क्या छूट है कि वह बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आपूर्ति प्राप्त कर सकता है, घरेलू रूप से या आयातित आगतों में। निर्यातक को निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क नहीं देना होता। यदि वह किन्हीं वस्तुओं का आयात कर रहा है निर्यात के लिए वस्तु का उत्पादन करने के लिए, तो उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा। कभी कभी निर्यात करने वाली फर्में भी विशिष्ट निर्यात आदेशों के विरुद्ध इस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। जो कभी कभी ही निर्यात करती हैं, ऐसी फर्में भी इस योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कब? जब उन्हें विशिष्ट निर्यात आदेश प्राप्त हो, विशेष रूप से कोई बड़ा आदेश प्राप्त हो निर्यात का। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं योजना, देखिए, कई बार कई निर्यातक ऐसे होते हैं जिन्हें अपने संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण करना होता है। इस आधुनिकीकरण के लिए उन्हें नई तकनीक की आवश्यकता होती है और वह तकनीक उन्हें विदेशों से मंगवानी पड़ती है, उसका आयात उन्हें करना पड़ता है। तो निर्यातक जो इकाइयां हैं केवल निर्यात के लिए जो उत्पादन का कार्य कर रही हैं, ऐसी फर्मों को इस प्रकार की जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इनके आयात करने पर कई प्रकार की छूट दी जाती है, कोई इनसे सीमा शुल्क नहीं वसूला जाता। आइए देख लेते हैं। यह योजना निर्यात फर्मों को पूंजीगत वस्तुओं के आयात का प्रोत्साहन देती है। यह योजना निर्यात फर्मों को पूंजीगत वस्तुओं को निची दर अथवा शून्य सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति देती है। देखिए, निची दर या तो सबसे कम दर या शून्य दर, इस सीमा शुल्क पर इन्हें वस्तुएं आयात करने की अनुमति मिल जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी है जो अपने वर्तमान संयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं संवर्धन में रुचि रखते हैं, जो कि निर्यात का काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण करके उनको संवर्धित करने का कार्य भी करना चाहते हैं। तो ऐसी फर्मों को ये छूट दी जाती है। निर्यात फर्मों को निर्यात गृह एवं सुपरस्टार व्यापार गृहों के रूप में मान्यता देने की योजना। देखिए, सरकार कई सारी निर्यातक फर्मों में से पिछले वर्षों के औसत निष्पादन के आधार पर कुछ फर्मों को व्यापार गृह, सुपरस्टार व्यापार गृह व निर्यात गृह के रूप में मान्यता प्रदान करती है। सरकार कुछ चुनिंदा निर्यातक फर्मों को निर्यात गृह, व्यापार गृह, सुपरस्टार व्यापार गृह के स्तर की मान्यता देती है। यह सम्मानजनक स्थान किसी फर्म को तब दिया जाता है जब वह पिछले कुछ चुने हुए वर्षों में निर्धारित औसत निर्यात निष्पादन को प्राप्त कर लेती है। सरकार द्वारा बताए गए स्तर को वह लगातार प्राप्त कर रही है, उसके औसत को प्राप्त कर रही है, तो उसे निर्यात गृह, व्यापार गृह, सुपरस्टार व्यापार गृह की रूप में मान्यता मिल जाती है और कई प्रकार की उसे रियायतें भी मिलती है। निर्यात संवर्धन के लिए विपणन मौलिक ढांचा विशेषज्ञता के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों के निर्यात गृहों को मान्यता प्रदान की गई है। सरकार द्वारा अब विपणन को बढ़ावा देने के लिए, मौलिक ढांचा प्रदान करने के लिए तथा विशेषज्ञताओं के विकास के लिए इस प्रकार के निर्यात गृहों को मान्यता प्रदान की जाने लगी है। निर्यात सेवाएं, देखिए, निर्यात सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न श्रेणी के निर्यात गृहों को मान्यता दी गई है।
इन्हें इनके निर्यात निष्पादन के आधार पर सेवा निर्यात गृह, अंतर्राष्ट्रीय सेवा निर्यात गृह, अंतर्राष्ट्रीय स्टार सेवा निर्यात गृह के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्हें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य किया जाता है, उन्हें विशेष छूट प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। निर्यात वित्त, देखिए निर्यातक को वित्त की आवश्यकता पड़ती है और बैंकों द्वारा ऐसे निर्यातकों को वित्त प्रदान करने की योजना भी बनाई गई है। सरकार बैंकों के माध्यम से निर्यातक को लदान पूर्व वित्त उपलब्ध करवाती है ताकि वो निर्यात का कार्य आसानी से कर सकें, उत्पादन कर सकें, उसकी पैकेजिंग अच्छे तरीके से कर सकें, अच्छी गुणवत्ता का माल वो तैयार कर सकें, उसका परिवहन आसानी से कर सकें। इसके लिए उन्हें लदान पूर्व वित्त आसानी से मिल सके, इसके लिए वह बैंकों के माध्यम से व्यवस्था करती है, निर्यात वित्त प्रदान करती है। अधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को दो प्रकार का निर्यात वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इन्हें लदान पूर्व वित्त या पैकेजिंग साख एवं लदान के पश्चात वित्त कहते हैं। देखिए, लदान पूर्व वित्त या पैकेजिंग साख कहते हैं एवं लदान के पश्चात वित्त कहा जाता है। दो तरह के वित्त उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। निर्यातकों को वित्त ब्याज की रियायती दरों पर उपलब्ध रहता है और जो यह वित्त प्राप्त होता है वह निर्यातकों के लिए रियायती दर पर उपलब्ध होता है। बहुत कम ब्याज उनसे वसूला जाता है क्योंकि सरकार क्या करना चाहती है, निर्यातकों को प्रोत्साहित करना चाहती है। निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र EPZ, देखिए निर्यात प्रवर्तन क्षेत्रों के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, निर्यातकों को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। विशेष प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में निरीक्षण से भी छूट प्राप्त हो जाती है क्योंकि ये निर्यात प्रवर्तन क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर उन्हें वैसे ही विशेष सुविधाएं मिलती हैं। वे औद्योगिक परिक्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क क्षेत्र में अंतः क्षेत्र का सृजन करते हैं। ये सामान्यतः समुद्री बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे के समीप स्थित होते हैं। ये सामान्यतः पोर्ट के आसपास या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आसपास स्थित होते हैं जहां से आसानी से व्यापार किया जा सके। इनका उद्देश्य कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क रहित वातावरण प्रदान करना है। और इनके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, निर्यात उत्पादन के लिए कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए, देखिए कम से कम लागत पर निर्यात करें, यानी उत्पादन हम ऐसा करें जिस पर लागत कम से कम लगे। कम लागत पर यदि उत्पादन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में निर्यातक फर्में टिक पाएंगी। यदि किसी फर्म की लागत बहुत ज़्यादा है, लागत जो है वो ज़्यादा है, तो वह दूसरे देश के स्थानीय फर्मों के सामने जिनकी लागत कम है के सामने नहीं टिक पाएगी, उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करती हैं, कम से कम लागत में उत्पादन करें, इसके लिए व्यवस्था करती हैं। EPZ को विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। जो ये EPZ थे इनको सेज में परिवर्तित कर दिया गया है और निजी क्षेत्र को भी सेज स्थापित करने में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने में सरकार कई तरह की रियायत प्रदान कर रही हैं। 100% निर्यात परक इकाइयां EOU, इस योजना को 1981 में EPZ योजना की पूरक के रूप में लागू किया गया। EOU की स्थापना निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पैदा करने की दृष्टि से की गई है। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या था, ऐसी इकाइयों को विशेष छूट प्रदान करना जो कि 100% निर्यात का कार्य करें, वो उत्पादन सिर्फ निर्यात के लिए ही करती हो, केवल और केवल निर्यात कार्य के लिए ही उत्पादन करें। ऐसी इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 1981 में लाई गई। 1981 में। आइए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए संगठन समर्थन,
अब सरकार ने कई योजनाएं तो लागू की, साथ ही साथ उसने कई संगठन भी स्थापित किए जो कि सरकार की इन योजनाओं को पूरा करवाने के लिए कार्य करते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से संगठन हैं। भारत सरकार हमारे देश में विदेशी व्यापार की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न संस्थानों की स्थापना करती रही है। पहला है वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में वाणिज्य विभाग सर्वोच्च संस्था है जो देश के विदेशी व्यापार एवं इससे संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है। जो ये वाणिज्य विभाग है यह देश के व्यापार के लिए, देश का जो व्यापार है दूसरे देशों के लिए साथ, चाहे वह निर्यात का हो चाहे वह आयात से संबंधित हो, उसके लिए यह विशेष रूप से जिम्मेदार होती है। उसके संबंध में यह नियम बनाने का कार्य करती है। यह विभाग विदेशी व्यापार के लिए नीतियां निर्धारित करता है, विशेष रूप से देश की आयात निर्यात नीति बनाता है। और यह जो संस्था है, यह जो विभाग है, यह क्या कार्य करती है? आयात निर्यात की नीति बनाने का कार्य करती है। देश की आयात निर्यात नीति का निर्धारण करने का काम यह करती है। दूसरे देश के साथ किन वस्तुओं का आयात होना है और किन वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, यह सारी रूपरेखा इस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा है निर्यात प्रोन्नति परिषद EPC। देखिए यह गैर लाभकारी संगठन होता है। यह जो है गैर लाभकारी संगठन होते हैं जिनको कंपनी अधिनियम अथवा समिति पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाता है। इनका प्रमुख कार्य विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एवं विकसित करना है। विशिष्ट उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना, जो मुख्य उत्पाद हैं, जो सरकार द्वारा चयनित उत्पाद हैं, उनको अधिक से अधिक उत्पादित किया जाए, उनके उत्पादन को किस प्रकार बढ़ावा देना है, इसका कार्य यह संस्था देखती है। साथ ही यह उन्हें विकसित करने का कार्य भी करती है। निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले, इसके लिए यह परिषद लगातार कार्यरत है। सामग्री बोर्ड, अब सरकार ने विभिन्न जो सामग्रियां हैं उसके आधार पर कुछ सामग्री बोर्ड बनाए हैं। इन बोर्डों का काम उस सामग्री के अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा देने का है। किस प्रकार उस सामग्री से संबंधित उत्पाद तैयार किए जाएं और अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, इसके लिए ये सामग्री बोर्ड कार्यरत होते हैं। उस सामग्री के निर्माण में जो लगे हुए लोग हैं उन्हें किसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए ये बोर्ड कार्यरत हैं। ये वे बोर्ड हैं जिनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के विकास एवं उनके निर्यात के लिए की गई। देखिए परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के विकास एवं उनका अधिक से अधिक निर्यात हो सके, इसके लिए की गई। भारत में 7 सामग्री बोर्ड हैं। ये हैं कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, मसाले बोर्ड, केंद्रीय सिल्क बोर्ड, चाय बोर्ड एवं कॉयर बोर्ड। ये वे प्रमुख बोर्ड हैं जिनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। निर्यात निरीक्षण परिषद EIC, देखिए जब देश से कोई वस्तु दूसरे देश में जा रही है, अब वह अच्छी गुणवत्ता की है या नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना की गई है, ताकि लदान से पूर्व निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए देश से बाहर जाने वाली जो वस्तु है वह अच्छी गुणवत्ता की है। क्योंकि किसी फर्म ने दूसरे देश में अपना माल भेजा, USA में अपना माल भेजा मान लीजिए, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब थी, उसकी क्वालिटी क्या थी? खराब थी। तो उस देश में ये नहीं कहा जाएगा कि इस फर्म का माल खराब है, उस देश में ये कहा जाएगा कि ये भारत से आया हुआ माल ये क्या है, इसकी क्वालिटी खराब है, देश का नाम खराब होता है। इसलिए देश की सरकार अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का निर्यात हो, इसके लिए इस निरीक्षण के माध्यम से कार्य
कर रही है। इस परिषद का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान पूर्व निरीक्षण के माध्यम से निर्यात व्यवसाय का संवर्धन करना है, निर्यात व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए EIC की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। कुछ वस्तुओं को छोड़ दिया गया है, बाकी अधिकांश वस्तुओं को इस बोर्ड द्वारा, इस परिषद द्वारा मान्यता लेनी होती है, EIC द्वारा मान्यता लेनी पड़ती है। भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन ITPO का निर्माण दो पूर्व एजेंसियों व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण को मिलाकर किया गया था। ये दोनों संगठन भी देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर भारतीय व्यापार प्रोन्नति संगठन को बना दिया गया। ITPO एक सेवा संगठन है जो व्यापार, उद्योग एवं सरकार से नियमित एवं नजदीकी आदान प्रदान है। आगे देखते हैं बच्चों, यह निर्यात फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में शामिल होने के लिए यह निर्यातक फर्मों को प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि वे वहां जाकर अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करें और अधिक से अधिक देश का निर्यात बढ़ सके। नई वस्तुओं के निर्यात को विकसित करता है, वाणिज्य व्यवसाय संबंधी आज तक की सूचना उपलब्ध कराता है एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। यह संगठन निर्यातक इकाइयों को नए उत्पाद विकसित करने में सहायता तो देता ही है, साथ ही वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित जो भी नई जानकारी होती है वर्तमान तक की, वह सभी उपलब्ध भी कराता है। साथ ही साथ उन्हें सामर्थ्य प्रदान करने का, उन्हें अपने आप स्थापित होने में मदद करने के लिए भी, यह सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भी यह कार्य करता है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार ने पंजीकृत स्वायत्त संस्था के रूप में की थी। 1963 में इसकी स्थापना हुई और इसका कार्य था विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाने में फर्मों का सहयोग देना। इसका मूल उद्देश्य देश के विदेशी व्यापार प्रबंध को एक पेशे का स्वरूप प्रदान करना था। और मूल उद्देश्य क्या था? जो प्रबंध है, विदेशी व्यापार प्रबंध है, उसे पेशे का रूप प्रदान करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रयास करना इसका मूल उद्देश्य था। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रशिक्षण देता है। यह फर्मों को, नए उनके प्रबंधकों को दूसरे देशों के साथ किस प्रकार से व्यापार किया जाए, इसके संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रसार करता है। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश संबंधित आंकड़े तैयार करता है, उनके विश्लेषण करके उनका एक सार तैयार करता है, जिसका फायदा उठाकर निर्यातक और आयातक इकाइयां अपना व्यापार चलाती हैं। उनको व्यापार चलाने में बहुत सहायता इस संगठन के द्वारा प्राप्त होती है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, देखिए, जब भी किसी देश में हम अपनी वस्तु भेजते हैं तो उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो यह जो संस्थान है, यह पैकेजिंग पर विशेष रूप से ध्यान देता है। यह पैकेजिंग एवं जांच का प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। यह किस प्रकार से पैकेजिंग को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, इस पर अनुसंधान करता रहता है, इसका कार्य करता रहता है। साथ ही साथ जांच का भी कार्य करता है। इसकी आधारगत सुविधाएं पैकेज विनिर्माण एवं पैकेज उपयोग उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह तकनीकी सलाह देने, पैकेजिंग के विकास की जांच सेवाएं, प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यक्रम संवर्धन, इनामी प्रतियोगिता, सूचना सेवाएं एवं अन्य सहायक क्रियाएं करता है। साथ ही साथ यह पैकिंग के कार्य में जो अन्य फर्में हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी पैकिंग जो सुविधा है उसको उन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी है। अगला है राज्य व्यापार संगठन। देखिए, राज्य व्यापार संगठन की स्थापना मई 1956 में की गई और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
निर्यात को बढ़ावा देने का है। एसटीसी का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न व्यापार में भागीदारों में व्यापार को, विशेषतः निर्यात को बढ़ावा देना है। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना। कोई भी देश अपने निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, वह अपने आयात को कम करना चाहता है और निर्यात को बढ़ाकर अपने देश में विदेशी मुद्रा को अधिक से अधिक लाना चाहता है, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक मात्रा में आएगी तो देश का विकास होगा। हम दूसरे देशों पर निर्भर कम से कम रहें, यानी हम दूसरे देशों की उत्पादित वस्तुओं पर निर्भरता कम करके अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजकर अपने देश का अधिक से अधिक विकास कर सके। यही हर देश की सरकार चाहती है और इसी के लिए वह कई योजनाओं और कई संगठनों के माध्यम से निरंतर प्रयासरत रहती है। हमारे देश की सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।